तो आज सुबह होती है और खबर आती है फ्रांस में आतंकी हमले की। और छोटा मोटा हमला नहीं है, एक ऐसा हमला जो कि 6 से 7 जगहों पर होता है। 158 लोग मारे जाते हैं, 8 आतंकी मारे गए, लेकिन उनमें से 8 में से 6 आतंकी आत्मघाती हमलावर थे जिन्होंने अपने आप को उड़ा लिया। यह पूरी घटना होती है फ्रांस में तब जब एक जगह कॉन्सर्ट हॉल में अमेरिकन बैंड प्ले कर रहा था, दूसरी जगह फ्रांस और जर्मनी के बीच में फुटबॉल स्टेडियम के अंदर मैच चल रहा था। 80,000 लोग मौजूद थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट मौजूद थे, फ्रांस के विदेश मंत्री मौजूद थे और स्टेडियम के बाहर धमाका होता है। जनवरी में शार्ली हेब्दो पर हुए हमले के बाद यह दूसरा हमला है सिर्फ 10 महीने के अंदर। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस में सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक कम से कम 6 जगहों पर, 6 से 7 जगहों पर हमले में 150 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद एक धमाके और आतंकियों की फायरिंग ने पेरिस की रात के सन्नाटे को खौफनाक अंधेरों से भर दिया। ऐसा लग रहा था कि आतंकी पेरिस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने के इरादे से ही आए थे। ये शुक्रवार की रात थी। वीकेंड होने की वजह से पेरिस के लोग छुट्टियों के मूड में थे। सबसे पहले धमाके की खबर एक रेस्तरां और बार से आई। चश्मदीदों के मुताबिक हथियारों से लैस आतंकी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। लोग इधर उधर भागने लगे। रात 9:50। थोड़ी ही देर बाद पेरिस के नेशनल स्टेडियम के बाहर बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी। अंदर फ्रांस और जर्मनी के बीच फुटबॉल का फ्रेंडली मैच हो रहा था। खुद राष्ट्रपति ओलांद मैच का आनंद ले रहे थे। स्टेडियम के बाहर 2 जबरदस्त धमाके हुए थे। रात 9:57। इसी बीच एक कॉन्सर्ट हॉल पर आतंकी हमले की खबर आई। आतंकियों के खूनी हमले में सबसे ज्यादा मौतें हुई बाटाक्लान के कंसर्ट हॉल में। यहां आतंकियों ने 100 लोगों को बंधक बनाया। रात 10:08। आतंकी महज दहशत फैलाने नहीं, खून खराबे की पूरी योजना के साथ आए थे। कंसर्ट हॉल में निहत्थे लोगों पर मशीन गन और AK-47 की गोलियां बरसने लगी। कंसर्ट हॉल में भगदड़ मच गई। रात 10:15। पेरिस की पुलिस हरकत में आ चुकी थी। नेशनल स्टेडियम से राष्ट्रपति ओलांद को सुरक्षित निकाला जा चुका था। हमले के तुरंत बाद फ्रांस में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। फ्रांस की सभी सीमाएं सील कर दी गई। फ्रांस की सेना को अलर्ट कर दिया गया। पेरिस की मेट्रो लाइन को बंद कर दिया गया और लोगों से अपील की गई कि वो अपने अपने घरों में ही रहें। पेरिस में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ISIS ले चुका है। चश्मदीदों का कहना है कि आतंकी फायरिंग करते हुए चिल्ला रहे थे कि ये सीरिया के लिए है। जिस तरह नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रपति की मौजूदगी के बीच धमाके किए गए, पेरिस को खून से रंगने की साजिश रची गई। तय था कि आतंकी IS के खिलाफ एकजुट हो रहे थे। वो देशों पर जवाबी हमला करने आए थे। आज तक ब्यूरो। इस घटना के ऊपर आपको बता दें, बॉलीवुड से भी रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। वरुण धवन, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सुबह सुबह इन सभी लोगों के रिएक्शंस आ चुके हैं। ट्विटर हैंडल पे ये लोग बहुत तेजी से एक्टिव हो गए हैं। फ्रांस पर हमला करने वाले सारे अटैकर्स आत्मघाती थे। वो विस्फोटकों से खुद को बांध कर आए थे। पुलिस का सामना होने पर उन्होंने खुद को विस्फोटकों से उड़ा लिया। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि फुटबॉल स्टेडियम स्टैड द फ्रांस के बाहर 2 आत्मघाती हमलावरों ने उड़ाया अपने आप को। जो कॉन्सर्ट हॉल था उसके अंदर करीब 4 आतंकी हमलावर थे जिनके पास आत्मघाती बेल्ट लगी हुई थी। उनमें से 3 ने अपने आप को उड़ा दिया और चौथे को जब पुलिस ने गोली मारी तो जैसे ही वो गिरा तो उस पर भी विस्फोट हो गया। लेकिन राहत की बात यह रही कि पेरिस में रह रहे सभी भारतीय सुरक्षित हैं। हमसे कुछ देर पहले हमने बात की फ्रेंच दूतावास के डिप्टी चीफ मिशन मनीष प्रभात से।
मनीष प्रभात डिप्टी चीफ मिशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, अभी सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि वहां पर जो भारतीय थे वो क्या एकदम महफूज हैं? इस हमले में किसी भारतीय के साथ तो कोई अप्रिय घटना नहीं हुई? देखिए, ऐसा है कि जब इन घटनाओं की पहली खबरें आनी शुरू हुई लगभग रात को 10 बजे 10:30 बजे के आसपास, अभी पेरिस में सुबह के 5 बज रहे हैं, तो हम लोगों ने एम्बेसी की एक फोन लाइन को चालू कर दिया ताकि कोई भी भारतीय चाहें तो इस फोन पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो अभी तक हमारी जो सूचना है उसमें किसी भी भारतीय के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। ये एक थोड़ा सुकून वाली खबर है, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी वहां पर क्या हालात है? सुबह के 5 बज रहे हैं, रात जो पेरिस एक फ्रीडम की स्पिरिट दिखाता है, एक लव की स्पिरिट दिखाता है, वहां पर अभी दहशत, खौफ, खून ये सब दिखाई दे रहा है। देखिए, ऐसा है कि पेरिस में अभी शहर में क्या हो रहा है उसकी इंडिपेंडेंट तौर पे तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। कि जैसे मैंने बताया कि ये रात के वक्त ये सब कुछ शुरू हुआ और जो लोग घर में थे वो घरों में ही हैं, टीवी से ही ये खबरें ले रहे हैं। तो शहर में जैसा कि टीवी पे हम लोग देख रहे हैं, शहर में सुरक्षा बढ़ाई गई है, काफी पुलिस का आना जाना, सायरन की आवाज, इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कह सकता कि शहर में क्या हाल है। आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन मनीष जी इस पूरे अटैक को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर, या आगे फ्यूचर लुकिंग में कुछ और इंफॉर्मेशन आपके पास? ये ऐसा अभी तक हमें कुछ और पता नहीं चला है, और जैसे जैसे उजाला होगा और शायद कुछ और खबरें आए, लेकिन अभी तक की ये खबर है जो कि बहुत बड़ी बात है कि अभी तक किसी भारतीयों के सुरक्षित रहने की खबर है अभी तक। इसके अलावा अभी तो कुछ और कह नहीं सकते। जो लोग इस घटना में घायल हुए या मारे गए उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। अंजना ओम कश्यप इस वक्त हमारी सहयोगी मौजूद है। अंजना, कल रात में जब आप और हमारी टीम मेंबर्स वेम्बले में मौजूद थे, जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री डेविड कैमरन बात कर रहे थे लंदन और बॉम्बे के आतंकी घटनाओं की, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये पेरिस हो जाएगा। ये सुबह या ये वक्त, इस वक्त लंदन में क्या रिएक्शंस आ रहे हैं और किस तरीके से? सुना है प्रिंस चार्ल्स का भी रिएक्शन आ चुका है, क्या रिएक्शंस है वहां पर? पूरा यूरोप अपने नजरिए से अगर आप निशान देखें तो इन धमाकों को बहुत करीब से देखता है और उस दहशत को महसूस करता है। इससे पहले भी फ्रांस ने चार्ली हेब्डो के मामले में जिस तरह से आतंक का सामना देखा था, खुले हुए सीसीटीवी कैमरे में देखा था कैसे अटैकर्स घूम रहे थे फ्रांस में जिन्होंने चार्ली हेब्डो पर ऑफिस पर अटैक किया था। उसके बाद से लगातार ये दहशत और डर है जिसकी वजह से, और सभी लोग यहाँ पर BBC हो, तमाम चैनल्स हो, CNN हो, उसको ग्लू करके और लगातार टीवी देख रहे हैं और खबरों को अपडेट कर रहे हैं। हालांकि अभी बहुत सुबह है, यहाँ पर लगभग 5:30 बजे हो रहे हैं, लेकिन निशान जितनी जानकारी आ रही है, जितनी मीडिया को मैं यहाँ फॉलो कर पा रही हूँ, बात कर पा रही हूँ, फ्राइडे नाइट थी और ब्लड बाथ की तरह, कम से कम पेरिस थिएटर के अंदर से जितने लोग जानकारी दे रहे हैं, ब्लड बाथ की तरह इन लोगों ने अटैक किया है। कई अभी भी आर्म्ड मैन माना जा रहा है कि फ्रांस में जो हथियार से लैस लोग फ्रांस में इस वक्त भी घूम रहे हैं। हालांकि जैसे कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, 8 लोगों को, जिसमें 7 तो सुसाइड बेल्ट से मारे गए थे, 1 शख्स को मारा गया है, 7 अपने सुसाइड बेल्ट से मारे गए। इस बीच सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी चिंता यही है कि पूरा यूरोप उस दहशत को महसूस कर रहा है। निशांत, मैं लगातार जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं उनको फॉलो कर रही हूँ। उनका यह कहना है कि अब यूरोप के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है। फ्रांस या कोई भी देश लगातार जिस तरह के डर और दहशत का सामना हम हिंदुस्तान में करते हैं, लगभग वही डर और दहशत यहाँ पर है। वो कह रहे हैं कि लगातार टेरर थ्रेट इनपुट्स आ रही थी, इनपुट्स आने के बावजूद एक स्तर के आगे पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है। इस तरह के इनपुट्स लगातार फ्रांस को भी मिल रहे थे कि इस तरह के आतंकी हमले हो सकते हैं, लेकिन आप तमाम ऐसे जगहों को सील कैसे कर सकते हैं? मुंबई अटैक्स के वक्त जिस तरह से हिंदुस्तान ने आतंक का सामना किया, वैसे ही लगभग इस वक्त फ्रांस कर रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति फ्रांस के लिए, पहली बार वर्षों के बाद इस तरह से इमरजेंसी की स्थिति वहां पर लगाई गई है और फौरन होलैंड ने वहां पर इमरजेंसी की स्थिति लगाई और उन्होंने ये कहा है कि देश के लिए आपातकाल परिस्थितियां हैं, इसका सामना हमें करना होगा। स्कूल, कॉलेजेस सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। हालांकि जो ट्रेन सेवाएं हैं, यूरो रेल है, वो सब चलती रहेंगी, फ्लाइट ऑपरेशंस भी चलती रहेंगी, क्योंकि आखिरकार रोजमर्रा की जिंदगी पर लोगों को आगे बढ़ना है। लेकिन कुल मिलाकर एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति फ्रांस के लिए, क्योंकि इस वक्त भी खतरा
दहशत, जी। डर पूरी तरह से टला नहीं है निशांत। जी। कई अभी भी आर्म्ड गनमैन माने जा रहे हैं कि वो अभी भी शायद पेरिस की सड़कों पर हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं डर और जी खौफ का। अंजना, एक समझने वाली बात यह है कि आज G20 के समिट के लिए टर्की रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो टर्की नहीं आ रहे हैं इस घटना के चलते। इंग्लैंड के जितने भी न्यूज़पेपर्स थे वो इस चीज से पटे पड़े हैं कि किस तरीके से डेविड कैमरून शायद पुतिन को मनाने की कोशिश करें कि सीरिया में जिस तरीके से पुतिन बम्बार्डमेंट कर रहे हैं अपनी तरफ से उस पर थोड़ा सा नियंत्रण करें। अब प्रतीत ऐसा होता है इस घटना के बाद शायद एजेंडा चेंज हो और शायद यही मेन एजेंडा हो अब। बिल्कुल, और आईएसआईएस और उसका आतंकवाद को फंड करना, आतंकवाद को अंजाम देना, इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम देना, उस डर को अब यूरोप इतने करीब से देख रहा है निशांत, उस खौफ को इतने करीब से देख रहा है कि इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हो सकती है। हालांकि अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना हो, चाहे वो यूएस में हो, सैन होजे में हो, उससे पहले भी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, सैन होजे में हो, दुबई हो, तमाम जगहों पर जहां जहां वो गए हैं, और बीते दिन भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया है टेररिज्म का। जब वो प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन के साथ यहां पर थे तब भी उन्होंने जिक्र किया कि टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हर देश को एकजुट होना होगा, और जो आतंकवाद को शह देते हैं उसके खिलाफ आप दोहरी नीति नहीं अपना सकते हैं। तो शायद ये वो घड़ी है जब पूरे विश्व को, राष्ट्रपति ओबामा भी लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि वो जुड़े हुए हैं फ्रेंच, जितने भी फ्रेंच लोग हैं जो फ्रांस के आम लोग हैं उनके साथ वो इस जंग में साथ हैं, शरीक हैं। लेकिन अब इन देश के राष्ट्राध्यक्षों को सोचना होगा, G20 हो या उसके बाद हो, कैसे कारगर रणनीति ऐसे कट्टर लोगों के खिलाफ बनाई जा सके, ऐसे देशों के खिलाफ शिकंजा कसा जा सके जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जिसमें हिंदुस्तान के नजरिए से देखें तो पाकिस्तान आता है, और आईएसआईएस का जिस तरह से पूरा सीरिया से लेकर तमाम जगहों पर अब साया दिख रहा है साफ, उनके खिलाफ एकजुट होने की घड़ी है, और इस बात की गूंज हम G20 में जरूर सुनेंगे। लेकिन फ्रांस से जो खबरें लगातार आ रही हैं निशांत, वो बहुत डरावनी है और बहुत खौफ है, क्योंकि जानकारी जितनी भी आ रही है उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि जो लोग हॉस्टेज में हो या जिस तरह से लोगों को मारा गया है, उस बर्बरता की वजह से कई सारी पिक्चर्स रिलीज हो रही हैं लगातार, और उन पिक्चर्स को देखकर उस दहशत का एहसास होता है जो इस वक्त पेरिस में लोग महसूस कर रहे होंगे। निशांत, अंजना, मैं वापस आऊंगा आप लोगों के अंजना के पास। अंजना, आप बहुत नजदीक हैं वहां से, और आपसे सवाल मेरा यह है कि फ्रांस और पेरिस के जो कोर वैल्यूज हैं, जिसको फ्रीडम, जिसको स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, स्पिरिट ऑफ लव, ये उसको धक्का लगा है। इसको रीबिल्ड करने में बहुत वक्त लगेगा क्योंकि ये फेथ पूरा टूट गया है। जो एक्सपर्ट है वो यही कह रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ 2 प्रॉन्ग तरीका अपनाया जा सकता है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि एक तो अगर आपको कोई भी किसी पर भी शक हो जो परपेचुअल आप कह सकते हैं, या आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो पोटेंशियल टेररिस्ट है, आतंकी हो सकते हैं, उन पर शिकंजा करते। अब फ्रांस की जो नीतियां हैं, फ्रांस का जो तरीका है, बहुत ही ओपन सोसाइटी है, तो उनके लिए इस तरह से लोगों पर पूरी तरह से शिकंजा कसना मुश्किल होता है। और दूसरा तरीका होता है कि आप अपनी तमाम जितनी भी आपके इम्पोर्टेंट जगह हैं, जो भी महत्वपूर्ण जगह है, उस पर आप सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाएं। तो ये 2 तरीके, उस पर आप सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाएं, तो ये 2 तरीका हो सकता है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का। लेकिन तब आप क्या तरीका अपनाएंगे? एक तो ओपन सोसाइटी आड़े आता है फ्रांस का, दूसरी तरफ कितनी आप बिल्डिंग्स को सुरक्षित बना सकते हैं। छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स थे जहां लाइव बैंड्स परफॉर्म कर रहे थे, और लगातार लाइव बैंड के उन लोगों का फोनो चल रहा है यहाँ के तमाम चैनल्स पे, वो बता रहे हैं किस तरह का डर और दहशत का उन्होंने सामना किया है। वो कह रहे हैं ओपन फायरिंग, ब्लड बाथ, इस तरह का।